नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आज फिर उपसर्ग का भाग 3 लेके मैं आपके सामने हूँ। जैसे हिंदी की हमारी सीरीज चल रही है उपसर्ग, तो उपसर्ग के 2 भाग हम कर चुके हैं और उपसर्ग भाग 3 आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। उपसर्ग जो टॉपिक है, हम ये सोचते हैं कि ये उपसर्ग इतनी लंबी वीडियो में हम क्यों बना रहे हैं, मैं खुद ये सोचती हूँ। लेकिन जब पिछले पेपरों का हमने विश्लेषण किया तो पता चला कि करीब करीब 2-3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हमें उपसर्ग से रिलेटेड मिले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो इसलिए आज कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम उपसर्ग के सभी जो कंसेप्ट हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं, उन सभी कंसेप्ट को, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करें और बहुत अच्छे तरीके से समझें। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, और इनमें जो कुछ बहुत अलग थे या ऐसे उपसर्ग थे हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेजी में जो हमें पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो वो मैं आपके सामने लेके आई। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग देखिए, उर्दू के उपसर्ग में हमारा पहला शब्द है कम। शब्द आया कम अक्ल, कम अक्ल, कम उम्र, कम वक्त। अब हम ये सोचेंगे कि कम तो उपसर्ग है ही नहीं, कम तो उपसर्ग नहीं है। अगर हमारे पास मान लो शब्द आ जाए कम अक्ल, पेपर में आ जाए, तो हम सोचेंगे भाई कम तो उपसर्ग हमने पढ़ा ही नहीं, कम तो उपसर्ग है ही नहीं। लेकिन कम जो उपसर्ग है वो उर्दू का उपसर्ग है, और इससे बनने वाले जो शब्द रहेंगे कम अक्ल, कम उम्र, कम वक्त। इसी प्रकार बा उर्दू का ही एक उपसर्ग है जिसका अर्थ रहेगा अनुसार। बा जिसका अर्थ रहेगा अनुसार। बा मौका, मौके के अनुसार। बा इज्जत, इज्जत के अनुसार। ठीक है। उसके बाद हमारा शब्द रहेगा खुश। ये भी एक उर्दू का शब्द है, और एक शब्द नहीं, एक शब्दांश है, ये एक उपसर्ग है। जब किसी भी शब्द पे लगाएंगे तो वो उसके अर्थ में या तो परिवर्तन करेगा या उसकी विशेषता बताएगा। ये बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जो खुश शब्दांश है, खुशबू, खुशबू, बू का मतलब क्या होता है? गंध, और खुश, खुशबू यानी कि अच्छी गंध। खुश दिल, खुश मिजाज। तो यहाँ पे खुश जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा उर्दू का उपसर्ग। ऐसे ही अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं, बहुत ज्यादा इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर हमारे पेपर में ये भी पूछ ले कि भाई ये जो उपसर्ग है किस भाषा के हैं, तो हम उनको छांट पाए, हम उनको अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे हेड, अंग्रेजी का उपसर्ग है हेड। हेड मास्टर, हेड गर्ल, हेड बॉय। क्लियर? तो हेड जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी का। हेड मास्टर, हेड गर्ल, हेड बॉय। क्लियर? सब, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर। क्लियर? वाइस, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। हाफ, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। क्लियर? तो ये सभी जो हमारे उपसर्ग रहेंगे ये रहेंगे अंग्रेजी के। अंडरस्टैंड? अब इसी के साथ हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। क्लियर? हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं तो हिंदी में एक या दो ऐसा उपसर्ग है जिनको पहचानने में हमसे गलती हो सकती है। क्लियर? हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्गों में औ एक उपसर्ग है, हमने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन हिंदी के उपसर्गों में जो औ उपसर्ग है, एक बार देखें ध्यान से। औ जो उपसर्ग है, हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं? हम आमतौर पर पढ़ते हैं आओ, जैसे आओ गुण। ठीक है? जैसे हमने पढ़ा अवतार, जैसे हमने पढ़ा अवसर। ठीक है?
लेकिन पेपर में क्या पूछा गया? पेपर में तो औ था ही नहीं, पेपर में था अवगुण, पेपर में था अवतार और अवसर, और एक शब्द दे दिया अवहर। तो पेपर में क्या पूछा गया? अवगुण, अवतार, अवसर और अवहर, इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? अब हमने तो अ उपसर्ग पढ़ा ही नहीं था, हमने तो अव पढ़ा था, अवगुण, अवतार, अवसर। ठीक है, अब देखो अव जहां भी आए, जहां भी हमारा अव उपसर्ग आए, वहां हमें उस शब्द के आगे अव लगा के देखना है। अगर अव के साथ उसका अर्थ सही बनता है, ये तत्सम हो जाएगा और ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ अव लगा के देखा, हो गया अवगुण, अवतार, अवसर, इसका मतलब ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। तो कौन सा शब्द है? अवहर। अवहर तो हमने ऐसा कोई शब्द नहीं सुना कि अवहर नाम का कोई शब्द है, या अव को जब हम हटा दे तो हर यहाँ पे कोई अपना अर्थ लिए हुए है। ठीक है, तो अवहर इसमें से क्या हो जाएगा? उपसर्ग रहित। अवगुण, अवतार, अवसर। ठीक है, क्लियर? तो जहां अव उपसर्ग आए तो वहां हमें उस मुख्य शब्द के आगे अव लगा के देखना है कि वो अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों में उन। उनका मतलब होता है कम। गिनतियों में हम अक्सर यूज करते हैं 29, 19, 49, 59। क्लियर? तो यहाँ पे उनका मतलब होता है कम। 29 मीन 40 से 1 कम, 30 से 1 कम 29, 29 यानी कि 29 हो गया जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 30 से 1 कम। 19 20 से 1 कम, उनका मतलब होता है कम। 49 यानी कि 50 से 1 कम। उसके बाद हमारा हिंदी का उपसर्ग आता है बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध में, नहीं। जैसे बिन जाने, जाने बिना, बिन खाया, बिन देखा। क्लियर? उसके बाद हमारा उपसर्ग आता है हिंदी का पर। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर। पर को यहां हम दो अर्थों में लेंगे। पर का मतलब होता है दूसरा, और एक पर का मतलब होता है बड़ा या मुख्य। देखिए पर का मतलब दूसरा, मतलब पराधीन, दूसरे, किसी दूसरे के अधीन। प्रदेश, प्राश्रित, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित। और पर का मतलब यहाँ बड़ा या मुख्य भी होता है। कैसे? देखो परकोटा, परकोटा का मतलब होता है शहर का एक मुख्य अक्षेत्र। किसी भी शहर का जो मेन एरिया होता है, मुख्य क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं परकोटा। तो यहाँ पे पर उपसर्ग है और इसका अर्थ है शहर का मुख्य अक्षेत्र। क्लियर? उसके बाद है पर दादा, पर नाना, पर पोता। तो यहाँ हिंदी का पर उपसर्ग प्रयोग किया गया है। दू का मतलब है दो, दुराहा, जहां दो राह है। दो मंजिला, जिस इमारत की 2 मंजिलें हैं। दुरंगा, जहां पर 2 रंग है। क्लियर? उसके बाद हमारा हिंदी का एक उपसर्ग आता है, कई बार हम इसको उर्दू में भी पढ़ते हैं। क्लियर? सर का मतलब होता है बड़ा या मुख्य। जैसे सरपंच, सरकार, सरदार, सरहद। तो सर जो उपसर्ग है, इसको हम उर्दू में भी पढ़ते हैं और इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। क्लियर? तो हमारे सर उपसर्ग के से बनने वाले जो शब्द क्या क्या हो जाएंगे? सरपंच, सरकार, सरदार, सरहद। क्लियर? तो उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के उपसर्ग अभी हमने पढ़े, मेन मुख्य। क्लियर? बाकी हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के उपसर्ग हम आसानी से पहचान सकते हैं। जो थोड़े से अलग थे, थोड़े से भिन्न थे, उनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अब बात आती है हमारे ऐसे उपसर्ग। संस्कृत के काफी सारे उपसर्ग मैं आपको पिछली 2 वीडियो में करवा चुकी हूं। प्रश्न अगर आता है तो वो मैक्सिमम संस्कृत के उपसर्ग से आएगा, या फिर जो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेके आई, क्या कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले
संस्कृत के कुछ अव्यय। संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब हम सोचेंगे कि ये तो अव्यय है, इसको हम उपसर्ग कैसे माने। मान लो हमारे पेपर में आ गया अधःपतन। देखिएगा ध्यान से, अधःपतन शब्द आया, अधःपतन। अब हम यहां हो गए कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि उपसर्ग के बाद कभी विसर्ग नहीं लगते। उपसर्ग के बाद विसर्ग लगते ही नहीं है। क्यों नहीं लगते? इसी का एक और उदाहरण मैं लेती हूं, जैसे अधोगति। इसी का एक उदाहरण मैं यहां लेती हूं, अधोमुख। संधि में भी ये जो चीजें हैं वो आपको काम आएंगी। देखिए, जब यहां पे क्या है, अध उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। ध्यान से देखेंगे, अध उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। अब यहां भी अध उपसर्ग है और पतन मूल शब्द है, तो अध हो गया हमारा उपसर्ग। क्या हो गया? अधः। उपसर्ग हो गया हमारा, और प्लस गति, और यहां हो गया अधः है हमारा, उपसर्ग हो गया प्लस मुख। क्लियर? और अधः है यहां उपसर्ग और प्लस पतन। तो अब बात उठती है कि यहां उपसर्ग के बाद जो शब्द है, यहां पे ओ क्यों नहीं बना? यहां पे ओ क्यों नहीं बना? इसका एक रीजन है। जब अधः जो हमारा अव्यय है, उसको जब हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करेंगे, तो अगर इसके बाद अघोष वर्ण है, अघोष, अघोष का मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, जैसे क और ख। क्लियर? च और छ। अगर विसर्ग के बाद पहला और दूसरा यानी कि अघोष आते हैं, तो ये विसर्ग नहीं चेंज होगा ओ में। एज क्लियर? तो जब हमारे जो प्लस का साइन है, उसके बाद अगर अघोष वर्ण है, अघोष का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा मतलब क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, प वर्ग का प और फ। अगर विसर्ग के बाद ये शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। उसके अलावा अगर जैसे अधः प्लस गति, ग जो है क ख ग, अब तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है वो किस में आ जाएगा? वो सघोष में आ जाएगा। तो विसर्ग के बाद जब सघोष है, तो ये जो विसर्ग है वो ओ में बदलेगा हमेशा। शब्द शुद्धि का प्रश्न भी है, नोट कर लीजिए। अधः प्लस गति क्या होगा? अधोगति, और अधः प्लस मुख क्या होगा? अधोमुख। लेकिन अधः प्लस पतन अधोपतन क्यों नहीं होगा? क्योंकि विसर्ग के बाद यहां अघोष वर्ण है। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अलम। अलम जो है वो भी क्या है? हमारा अव्यय। लेकिन हम इस अव्यय को यहां उपसर्ग की तरह प्रयोग करेंगे। अलम का मतलब होता है पर्याप्त, बस, समर्थ। अलम पर्याप्त, जैसे अलंकृत, अलंकार, अलम प्लस कृत, अलम प्लस कार। क्या होगा? अलम का मतलब बस या पर्याप्त। जैसे हमने लिखा अलम, अलम उपसर्ग है, उसके बाद हमारा मूल शब्द क्या है? कृत। क्या बन गया? अलंकृत, अलंकार, अलम प्लस कार, तो क्या बन गया हमारा? अलंकार। क्लियर है? अंडरस्टैंड? अब देखिए, एक हमारा अव्यय है जिसको भी हम उपसर्ग की तरह प्रयोग करेंगे, आवी। क्या है? आवी। आवी का अर्थ क्या होता है? आवी का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज का, आविर्भाव, आविष्कार। अब ध्यान से सुनिए, यहां से आवी उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे आविर्भाव।
जाएंगे आविष्कार। अब कई बार शब्द शुद्धि में प्रश्न आएगा आविष्कार। हम क्या करेंगे भाई, ये स है, स का आगम किससे होता है, विसर्ग से। हम कर देंगे आवे ही प्लस कार, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पर हमारा जो उपसर्ग है वो है आवी और स का यहां क्या हो जाएगा, आगम। क्लियर, स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगम। ऐसे ही आवी उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है, यहाँ पे रे का क्या हुआ है, आगम हुआ है। क्लियर, आविर्भाव, आविष्कार। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला जो शब्द हम पढ़ेंगे प्रादुर। प्रादुर, प्रादुर का मतलब होता है प्रकट, प्रकट होना। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। क्लियर, प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट। इसके जो शब्द हम लेंगे प्रादुर्भाव और प्रादुर्भूत। तो कहीं भी हमारे पास जब प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत शब्द आए तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पे उपसर्ग क्या हमें चूज करना है, वो करना है प्रादुर। है ये अव्यय, लेकिन इन अव्ययों का प्रयोग उपसर्ग के रूप में किया जा रहा है। पुनः, पुनर्जन्म, जैसे देखिए पुनर्जन्म है, ठीक है, पुनर्जन्म है, पुनरागमन है। क्लियर, पुनरागमन, पुनर्निर्माण है। अब देखने को तो हमें यहां लगेगा पुनर, यहां भी पुनर और यहां भी पुनर, ठीक है, लेकिन पुनर तो कोई उपसर्ग है ही नहीं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है यहाँ पे पुनः। पुनः का मतलब क्या होता है, फिर। ठीक है, ये पुनः एक अव्यय है, मैं फिर बता रही हूं, ये एक अव्यय है और यहाँ इस अव्यय का प्रयोग हम एक उपसर्ग के रूप में करेंगे। क्लियर, तो पुनः उपसर्ग प्लस जन्म, पुनः प्लस आगमन, आगमन। अब देखिए, फिर यहाँ जो विसर्ग है किसमें बदल गया, रे में। पुनः प्लस निर्माण, तो विसर्ग यहाँ किसमें बदल गया, रे में। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ध्यान रहे, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण में उपसर्ग अगर हम छांटे तो क्या रहेगा, पुनः। क्लियर, नेक्स्ट, सत। सत का मतलब होता है अच्छा, सत्कार, सज्जन। अब देखिए, हम यहां मार खा सकते हैं, सज्जन शब्द आया सज्जन, ठीक है, यहां संधि हुई है, मूल शब्द है जन, सत प्लस जन। अब देखिए, यहां सत उपसर्ग है, सत का मतलब होता है अच्छा, सत्कार, सज्जन, सत्कार्य। क्लियर, सत्कार, सज्जन, सत्कार्य में सत, सत का मतलब क्या होता है, सत का मतलब होता है अच्छा, और ये सत भी हमारा एक अव्यय है जिसका हम यहाँ उपसर्ग की तरह क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनमें दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे है निराकरण। अब निराकरण का हम जब विच्छेद करेंगे, शब्द को और उपसर्ग को अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, निर उपसर्ग है इसमें, कल मैंने पढ़ाया था, निर प्लस आ और प्लस करण। करण यहाँ पे मूल शब्द है। जैसे व्याकरण, हम व्याकरण की संधि कर, व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय, जो हमारा उपसर्ग है या प्रत्यय है उसको अलग अलग करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करेंगे, ये होगा वी प्लस आ प्लस करण। तो करण यहाँ दोनों जगह क्या है, मूल शब्द है, वी प्लस आ प्लस करण। तो वी और आ में कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है। तो गुण संधि के कारण जो ई है आ के बाद किसमें बदल गया, या। क्लियर, निराकरण निर प्लस आ प्लस करण, व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं जहां पर दो या दो से अधिक उपसर्ग हैं। अगला शब्द हम लेते हैं जैसे अत्याचार। अत्याचार, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है प्लस आ और प्लस चार मूल शब्द है। यहाँ अति आ चार, ये मूल शब्द है, चार चार यहाँ मूल शब्द रहेगा, अति प्लस आ यहाँ पे दो क्या है, उपसर्ग है। क्लियर।
अगला शब्द लेते हैं, जैसे हम लेते हैं प्रियवसन। प्रियवसान ले लेते हैं। हमने शब्द लिया पर्यवसान, तो परि प्लस आओ, प्री प्लस आओ प्लस, यहां होगा देखो प्री प्लस आओ प्लस सान। शब्द देखो ई और ए मिलके क्या हो गया, ये प था, रे अगर इसमें से ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऊपर चला जाएगा, पर्यवसान। क्लियर। पर्यवसान का जब हमने उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग किया तो क्या बना, परि प्लस आओ, यहां पे दो उपसर्ग हैं, परि प्लस आओ प्लस सान। क्लियर, तो बन गया पर्यवसान। अंडरस्टैंड। तो पेपर में आजकल ट्रेंड यही है कि यही पूछा जाता है कि किस शब्द में दो है या दो से ज्यादा उपसर्ग है, दो या दो से ज्यादा प्रत्यय हैं, किस शब्द में जो है संस्कृत के प्रत्यय का प्रयोग किया गया, किस में उर्दू के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। एक और शब्द ले लेते हैं, प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, तो प्रत्यय जहां इस टाइप का शब्द है, हम यहां मैक्सिमम क्या होता है, प्रति उपसर्ग आएगा। प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उद और प्लस पन, क्या बन गया, प्रत्युत्पन्न। प्रति प्लस उद प्लस पन, और द जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, तय। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब जैसे हमारे पास कोई और शब्द हम ले लेते हैं, अनासक्ति। अनासक्ति, अन उपसर्ग है प्लस आ प्लस अन हो गया। अब ये न जो है वो स्वर रहित है, स्वर कहां चला गया, आ यहां। अब यहां पे शब्द क्या हो गया, शक्ति। तो हमारा जो अन है वो भी उपसर्ग है, आ है वो भी उपसर्ग है, और यहाँ पे मूल शब्द क्या है, शक्ति। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अनासक्ति। क्लियर, अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो 3 वीडियो में मैक्सिमम मैंने जितने भी उपसर्ग हैं, जो भी उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न है, वो आपका इन तीनों वीडियो को देखने के बाद कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, एक एक शब्द का विश्लेषण करें और उसके बाद समझें। क्लियर, और बाकी आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, समझ आपको आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।